हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेरी कॉर्नर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमिली डिकिंसन और द अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये टॉपिक एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि एमिली डिकिंसन की जो पर्सनालिटी और पोइट्री को लेकर जो भी मिथ्स बने हुए हैं उनकी एक्चुअली रियलिटी क्या है, उसके पीछे जो भी मिथ्स हैं, जो माइंड्स हैं एंड उनकी जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट है एंड दैट चेंज अमेरिकन पोइट्री, और उनकी जो पोइट्री है, मैन्युस्क्रिप्ट है, वो अमेरिकन पोइट्री में कैसा चेंज लेकर आई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। एमिली डिकिंसन 19th सेंचुरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन पोइट थी। उनकी पोइट्री ने अमेरिकन लिटरेचर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी लाइफ को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी थे। अगर हम उनकी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें उन मिथ्स के बारे में और वो सारे मिसकंसेप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में मिथ क्या है और रियलिटी क्या है। तो चलिए बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि एमिली डिकिंसन को अक्सर फ्रेजाइल स्पिंस्टर या कंप्लीटली आइसोलेटेड वुमेन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि वो दुनिया से कट ऑफ हो चुकी थी, उनका सोशल लाइफ ऑलमोस्ट नहीं था, मतलब वो बिल्कुल भी सोशल होना नहीं चाहती थी, लोगों से मिलना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो उन्हें ज्यादातर लोग फ्रेजाइल स्पिंस्टर बोलते थे। फ्रेजाइल स्पिंस्टर क्या होता है? अ पर्सन हु इज असेक्सुअल, आइसोलेटेड एंड एंटायरली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। जो अकेले रहना चाहते हैं, एसेक्सुअल होते हैं, उनको हम फ्रेजाइल स्पिंस्टर बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है, ये टर्म है, वो एमिली के लिए दी जाती थी। लेकिन हिस्टोरिकल रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एक्चुअली एमिली डिकिंसन पैशनेट और इंटेलेक्चुअली एक्टिव पर्सन थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत इंटेंस रिलेशनशिप को मेंटेन किया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ सुजैन सुजैन को जो है सुजैन गिलबर्ट को 300 से भी ज्यादा लेटर्स लिखे और उनके लिए 11 पोएम्स जो है वो डेडिकेट की। ठीक है, उन्हें पैशनेट और इंटेंस के रूप में भी देखा जाता। अब यहाँ याद करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ को जो है सुजैन गिलबर्ट को 300 से ज्यादा लेटर लिखे और 11 पोएम्स को उनको डेडिकेट किया। ठीक है, ये याद करने वाली बात है यहाँ पर। इससे पता चलता है कि डिकिंसन इमोशनली और इंटेलेक्चुअली काफी इंगेज थी। एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ के बारे में अगर हम इनकी बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग उन्हें अनएजुकेटेड रेक्ल्यूज समझते थे। जैसे वो बस सिंपल नर्सरी राइम टाइप पोएम लिखती थी, मतलब उनकी पोइट्री को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती थी। लेकिन रियलिटी में डिकिंसन हाईली एजुकेटेड थी। उन्होंने आमहर्स्ट यूनिवर्सिटी में एकेडमी में स्टडी किया, जहां उन्होंने लेटिन, बॉटनी, जियोलॉजी और मेंटल फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स उनके याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से। उसके अलावा उन्होंने लेटिन लैंग्वेज भी सीखी। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट एमिली डिकिंसन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी जो एमिली थी वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जैसे कि लिनन क्लासिफिकेशन एंड इमर्सन, शेक्सपियर एंड ब्रॉन्टीज जैसे लोगों को भी जो है पढ़ती थी। उन्होंने उनको भी पढ़ा था, ऐसे ग्रेट राइटर्स को। यानी डिकिंसन की पोइट्री सिंपल नहीं थी, बल्कि डीप इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से आई थी। इसीलिए उनकी जो पोइट्री है वो इतनी आसानी से समझने के लायक, मतलब समझने वाली नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने उनकी पोइट्री को एक छोटे बच्चे की पोइट्री का नाम दिया। पर सवाल ये है कि वाई शी डिडंट पब्लिश मच। उन्होंने अपनी जितनी भी पोएम्स लिखी वो सारी क्यों नहीं पब्लिश की। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया है, तो अगर डिकिंसन इतनी टैलेंटेड थी तो उन्होंने अपनी पोएट्री पब्लिश क्यों नहीं की? इसका आंसर है कैलकुलेटेड ऑटोनॉमी, कह सकते हैं आप। कैलकुलेटेड ऑटोनॉमी हमारा थर्ड पॉइंट। डिकिंसन ने डेलिबरेटली अपनी पोएट्री पब्लिश करने से अवॉइड किया, क्योंकि उस टाइम के एडिटर्स जो थे वो पोएट की राइटिंग को हेविली चेंज कर देते थे। मतलब जो भी पब्लिकेशंस थे वो आपकी पोएट्री में खुद से कुछ अलग से वर्ड्स या चेंजेस कर देते थे। ठीक है, उन्हें लगता था कि अगर उनकी पोएम पब्लिश हुई तो एडिटर उनकी ओरिजिनल पोएटिक वॉइस को कॉम्प्रोमाइज कर, मतलब उस उनकी वॉइस का कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, रेडिकल पोएट्री वॉइस फॉर्म में जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये उन्हें डर था, इसके लिए उन्होंने अपनी पोएट्री को सेफ रखा और उन
एडिटर्स के हाथ में लगने नहीं दिया। तो ये मतलब एक बहुत ही बड़ा मिथ भी था कि शी डजंट वांट टू शो और पब्लिश ऑल हिज पोएट्री वर्क। उसका रीजन यही था कि वो एक्चुअली में 19th सेंचुरी के जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स थे उनसे डरती थी, और इसीलिए उन्होंने अपनी जो ये क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिकेशन से डिस्टेंस बनाए रखा, और काफी समय तक उन्होंने अपनी पोएट्रीज को शी केप्ट विद हर, उन्होंने अपने साथ ही रखा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट इनकी हिस्टोरिकल रियलिटीज क्या है। शी वॉज पैशनेट एंड इंटेंस, फायरसली एजुकेटेड एंड कैलकुलेटेड। ऑटोनॉमी उनकी क्या थी, उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद ये डिसीजन लिया कि वो अपनी पोइट्रीज को पब्लिश नहीं करवाएंगी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग इन्हें जो है किस नाम से बुलाते थे, फ्रेजाइल स्पिस्टर और अनएजुकेटेड रेक्लूस, ये सारे मिथ्स थे इनके खिलाफ। शी वॉज टिमिड एंड अफ्रेड, और ये उसके रीजन थे, ये वो रियलिटीज थी। ठीक है, आई होप आप कंपेयर कर पा रहे हो, क्योंकि पहला मिथ था शी वॉज फ्रेजाइल एंड स्पिस्टर, तो ऐसा नहीं है, वो आइसोलेटेड नहीं थी। उसका जो एक मतलब रिजल्ट है, या आप कह सकते हो जो सोल्यूशन है जो हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअली शी वॉज कनेक्टेड इमोशनली विद अदर्स। ऐसा नहीं है वो कम्प्लीटली अकेले रहना चाहती थी या एसेक्सुअल थी। तो उसके लिए ये हमें उनके जो वर्क है, उनका जो रिलेशनशिप उनकी सिस्टर इन लॉ के साथ था, जिन्हें उन्होंने 300 से ज्यादा लेटर्स लिखे और 11 पोएम डेडिकेट की, उससे दिखता है। उसके अलावा अगला मिथ था दैट शी वाज अनएजुकेटेड रिक्लूस, तो उसके लिए हमें जो है एक और पॉइंट मिलता है दैट शी वाज फायरसली एजुकेटेड। उन्होंने बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ा था, वो लेटिन जानती थी। शी वाज आल्सो हैविंग नॉलेज ऑफ बॉटनी, जियोलॉजी और मेंटल फिलोसफी। ठीक है, तो ये सब चीजें बताती थी दैट शी वाज हाईली एजुकेटेड। और थर्ड मिथ हमारा जो था वो था टिमिड एंड अफ्रेड, विच वाज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि उनकी जो टिमिड और अफ्रेड का जो रीजन बताया जाता था वो ये था कि वो अपनी सारी पोइट्री को पब्लिश नहीं करवाती थी। तो उनका रीजन ये था क्योंकि वो एडिटर से दूर रहना चाहती थी। उनके जो स्टैंडर्ड थे, एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स, उनसे जो है अपनी पोइट्री की ओरिजिनलिटी को बचाना चाहती थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा द लेजेंड ऑफ आमहर्स्ट। आमहर्स्ट यहाँ पे क्या है, बिकॉज शी स्टडीड इन आमहर्स्ट अकेडमी, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट आमहर्स्ट लेजेंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये ग्राफ देखकर आपको लग रहा होगा कि हम एक्चुअली इंग्लिश में मैथ्स पढ़ रहे हैं, पर ये इस ग्राफ के थ्रू जो है हम इमिली डिकिंसन की लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी उनकी लाइफ में जो भी मिथ क्रिएटेड थे और जो भी रियलिटी थी वो मैंने आपको क्लियर की। अब इस ग्राफ के थ्रू मैं उनकी लाइफ के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअली उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे जो है अरेंज किया, उनका ऑर्डर क्या था। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं उनसे रिलेटेड। चलिए हम शुरू करते हैं। ये डायग्राम एक्चुअली उनकी लाइफ का एक्चुअली विजुअल फॉर्म है। उस उनकी लाइफ को विजुअल फॉर्म में दिखाता है कि कैसे उनका फिजिकल वर्ल्ड छोटा होता गया। आप यहाँ पे देख रहे हो ये 1850 से बिगिन हुआ है और 1860 तक का लाइफ टाइम हमें यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखने को मिल रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि कैसे जो है उनका जो कनेक्शन है वो कम होता गया है। इसको हम बहुत अच्छे समझते हैं। उनका जो लाइफ मतलब सोशल इंटरेक्शन था वो तो एक्चुअली छोटा होता गया, लेकिन उनकी पोइट्री का वर्ल्ड और बड़ा हो गया। सबसे पहले अगर हम ग्राफ को समझे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइमलाइन दी हुई है, आप देख रहे हैं। टाइमलाइन जो है इट्स बिगिन फ्रॉम 1850 से 1886 तक की ये टाइमलाइन गिवन है। ये वही पीरियड है जब डिकिंसन ने अपनी लाइफ के मेजर टाइम यानी कि आमहर्स्ट मैसेंचुएट्स में स्पेंड किए। दैट वाज एन अकेडमी, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। अब लेफ्ट साइड का एक्सिस अगर हम देखते हैं, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एक्सिस हमें क्या दिखाता है, उनका फिजिकल रेडियस ऑफ ट्रैवल, कि उन्होंने कितना ट्रैवल किया, कितना वो सोशल हुई, कितना इंटरेक्ट हुई, यानी वो कितनी दूर तक ट्रैवल करती रही। अर्ली 1850s में अगर हम देखें तो डिकिंसन कभी कभी ट्रैवल करती थी। उन्होंने ट्रिप्स भी की। वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉशिंगटन डीसी एंड फिलाडेल्फिया की तरफ जो है वो काफी बार गई। लेकिन 1860 के आसपास, अगर आप 1860 के आसपास आएंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो ट्रिप्स थे, जो ट्रैवल थे, वो बहुत कम हो गए थे। धीरे धीरे उनकी दुनिया सिर्फ आमहर्स्ट की फैमिली हाउस
होम स्टेट तक रह गई, ठीक है, होम स्टेट बाउंड्री तक सिमट कर रह गई। और लेटर ईयर्स में तो सिचुएशन ये हो गई कि वो ज्यादातर अपने बेडरूम में ही रहती थी, वो अपने बेडरूम में ही रहती थी, और वो बेडरूम से बाहर बहुत कम निकलती थी। मतलब फिजिकली उनकी दुनिया बहुत छोटी हो गई थी कि वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ग्राफ के बार्स पोएटिक आउटपुट को भी दिखाते हैं। दिस इज द पोएटिक आउटपुट, कि उनका पोएटिक आउटपुट क्या रहा, स्पेशली अर्ली 1860 में। जो अर्ली 1860 था उसमें डिकिंसन ने हंड्रेड्स ऑफ पोएम लिखे, यानी उनका मोस्ट प्रोडक्टिव फेज था ये। इसका मतलब ये हुआ कि जब उनका बाहरी वर्ल्ड एक्चुअली में छोटा हो रहा था, आप देख रहे हो यहाँ पे बाहरी वर्ल्ड ज्यादा है और यहाँ से आते आते बहुत छोटा हो रहा है। जब उनका वर्ल्ड छोटा हो रहा था तो उनका जो इनर इमेजिनेशन वर्ल्ड है वो एक्चुअली में बड़ा होता जा रहा था। उनके लिए जो सेक्युलरिज्म था वो कोई वीकनेस नहीं थी, बल्कि उनकी क्रिएटिव लेबोरेटरी कही जाती थी। मतलब उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, अपनी इमेजिन को एक्सप्लोर किया, और जो फिजिकल कांटेक्ट है, फिजिकल इंटरेक्शन है, इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने क्या किया, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया। अब इसी पीरियड में उन्होंने अपनी पोएम्स को छोटे हैंडमेड बुकलेट्स में अरेंज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, फेसी फेसिकल्स फेसिकल्स देखने को मिलेगा। तो जो फेसिकल्स क्या होती है, आप मेरी स्लाइड देख रहे हैं, मेरी स्लाइड में आपको ये पेजेस दिखाई दे रहे होंगे जो कि स्टिच्ड है, सिले हुए हैं। आप देख रहे हो ये जो पेजेस हैं, जितने भी पेजेस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, आप देख रहे हो ये कैसे स्टिच्ड है, एक डायरी की फॉर्म में है। कैन यू सी दिस? तो ये जो स्टिच डायरी है ये एक्चुअली हैंडमेड बुकलेट्स है, और अलग अलग पेजेस को एक हैंडमेड बुकलेट बनाई गई है। उसी को जो है एमिली डिकिंसन की लैंग्वेज में हम फेसिकल्स बोलते हैं, दिस फेसिकल्स, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट कह सकते हो, उनकी अपनी एक मिनी मैन्यूस्क्रिप्ट। इन्हीं में से फेमस पोएम एक है, आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। एक पोएम जो उन्होंने लिखी थी, आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। इन्हीं में से उन्होंने एक फेमस पोएम लिखी थी, आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, जो उनकी डीप ऑब्जर्वेशन और यूनिक पोएटिक विजन को दिखाती है। तो ओवरऑल हमें क्या की पॉइंट देखने को मिलते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है वाज नॉट सरेंडर, इट वाज हाईली प्रोडक्टिव। जो सेक्युलरिज्म है यानी कि अलगाव है चीजों से सोशली, तो वो एक सरेंडर नहीं है, एक्चुअली वो एक प्रोडक्टिव आर्टिस्टिक लेबोरेटरी थी उनकी। द स्मॉलर हर फिजिकल वर्ल्ड बिकम द लार्जर हर इनर कॉन्टिनेंट ड्यू। उनका जो आउटर वर्ल्ड था जितना स्मॉल होता गया, उनका इनर वर्ल्ड जो है उतना ही लार्ज लार्ज होता गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारी, द रेक्ल्यूज नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, उनका फिजिकल वर्ल्ड धीरे धीरे छोटा होता गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कंप्लीटली आइसोलेटेड थी। एक्चुअली उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल और इमोशनल नेटवर्क भी था, यानी कि वो कुछ लोगों से जिनसे वो बहुत कनेक्टेड थी, वो लेटर्स और पोएम्स के थ्रू कनेक्टेड रहती थी। अब इस इमेज में, इस स्लाइड में जो आप देख रहे हो ना, बीच में जो एमिली डिकिंसन है उनकी पिक्चर है, उनका पोर्ट्रेट है, और उसके अराउंड आप देख रहे हो 4 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनसे वो कनेक्ट रहती थी। उनके बारे में हम बात करेंगे। ये वही पर्सनालिटी है जिन्होंने उनकी लाइफ और पोइट्री पर बहुत इम्पैक्ट डाला। अब ऐसा नहीं होता है कि कोई पर्सन कंप्लीटली आइसोलेट हो जाए, कोई ना कोई उससे कनेक्ट रहता है। तो क्योंकि एमिली डिकिंसन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट थी, तो वो सिर्फ कुछ लोगों से ही कनेक्टेड थी। तो चलिए उन लोगों के बारे में जान लेते हैं, वो कौन लोग हैं। सबसे पहले आते हैं थॉमस वेंटवर्थ हैगिंसन। थॉमस वेंटवर्थ हैगिंसन द क्रिटिक, जो एक फेमस क्रिटिक और एडिटर थे। 1862 में क्या हुआ था, 1862 में डिकिंसन ने उन्हें अपनी कुछ पोएम्स भेजी और एक फेमस लाइन लिखी, आर यू टू डीपली ऑक्यूपाइड टू से इफ माई वर्स इज अलाइव। व्हाट वाज दैट? आर यू टू डीपली ऑक्यूपाइड टू से इफ माई वर्स इज अलाइव। तो ये जो लाइन्स थी उन्हें भेजी, यानी वो पूछ रही थी कि क्या मेरी पोइट्री में लाइफ है। हैगिंसन उनके लिटरेरी मेंटर और एडवाइजर बन गए, और लेटर उन्होंने डिकिंसन की पोएम्स पब्लिश करने में भी उनकी हेल्प की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था उनकी लाइफ में, याद रखिएगा, थॉमस वेंटवर्थ हैगिंसन। और ये कब हुआ, कब उन्होंने पोएम लिखी थी, आई मीन वो लाइन्स लिख के भेजी थी, 1862 में। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्सन है सैमुअल बॉल्स। ये भी एक एडिटर थे जो स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन न्यूज़पेपर के, नाम रखिएगा
स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन न्यूज़पेपर के एडिटर थे। वो डिकिंसन के जो फैमिली थी उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, और उन्होंने डिकिंसन के कुछ पोएम्स अपने न्यूज़पेपर में एनोनिमसली पब्लिश भी की। बॉल्स उन्हें कभी कभी क्वीन रेक्लूस भी कहते थे। ठीक है, क्वीन रेक्लूस। तीसरे जो है तीसरा नाम, तीसरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है वो है सुजैन गिलबर्ट डिकिंसन। इनका नाम मैं पहली स्लाइड में भी ले चुकी हूँ, आई सेकंड स्लाइड में। सुजैन गिलबर्ट डिकिंसन ये कौन थी? वो एमिली की सिस्टर इन लॉ थी, मतलब इनकी फ्रेंड भी थी और इनकी सिस्टर इन लॉ भी थी, और ट्रस्टेड रीडर भी थी। डिकिंसन ने सबसे ज्यादा पोएम्स और लेटर्स सुजैन को ही भेजे हैं, ऑलमोस्ट जो है 300 प्लस से भी ज्यादा। सुजैन उनकी पोएम्स को रीड करती थी, उन्हें सजेस्ट करती थी, और उनकी क्रिएटिव जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। तो इसीलिए ये कैरेक्टर इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टर है द फोर्थ वन, चार्ल्स वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ नहीं है, इट्स वर्ड्सवर्थ द शिफर्ड। अब ये कौन है? ये जो है एक प्रेस्बाइटेरियन मिनिस्टर थे। डिकिंसन उन्हें अपना डियरेस्ट अर्थली फ्रेंड मानती थी, या फिर उन्हें शिफर्ड कहती थी, शिफर्ड कहकर जो है मेंशन कर दी थी। उनका रिलेशनशिप इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन पर बेस्ड था। उनका इन्फ्लुएंस डिकिंसन की पोइट्री में भी दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये कौन है? फिलाडेल्फिया मिनिस्टर। आपको मैंने बताया था कि जो है एमिली डिकिंसन मोस्ट ऑफ द टाइम ये विजिट करती थी कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी या फिलाडेल्फिया। तो ये फिलाडेल्फिया के मिनिस्टर ही थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आपको इस इमेज में जितनी चीजें थी वो क्लियर हो गई है कि वो कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं थी, एक्चुअली शी वाज कनेक्टेड विद सम पीपल। उसमें ये 4 नेम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द बोटानिस्ट पोएट। अब देखिए, एक मिथ मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो एमिली डिकिंसन है उनके लिए बोला जाता था कि वो एक अनएजुकेटेड लेडी है। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल ही रॉन्ग था, क्योंकि वो एक बोटेनिस्ट पोएट कहलाती है। क्यों कहलाती है मैं आपको बताती हूँ। उनकी लाइफ का एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट देखने को मिलता है उनकी एक डायरी में, उनकी एक बुक टाइप से आप कह सकते हो। तो हम देखेंगे कि वो बोटेनिस्ट पोएट कैसे हैं। ये विजुअलाइजेशन हमें बताता है कि डिकिंसन सिर्फ पोएट ही नहीं बल्कि नेचर को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने वाली एक यंग बोटेनिस्ट भी थी। टीनेज इयर्स में अराउंड 1845 टू 1847, 1845 टू 47 जो है, डिकिंसन ने एक स्पेशल एल्बम बनाया था। ये वाला एल्बम देख रहा होगा आपको, कुछ ऐसा एल्बम। ठीक है, एल्बम बनाया था हर्बेरियम का, मतलब होता है प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन, जिसमें हम प्रेस्ड, ठीक है, प्रेस्ड और जो प्रिजर्व प्लांट है यानी कि प्लांट्स को हम प्लांट्स के जितने स्पेसिमेंस हैं उनको कलेक्ट करते हैं। उन्होंने अपने एल्बम में केयरफुली फ्लावर्स और प्लांट्स कलेक्ट करके प्रेस किए और उन्हें साइंटिफिक तरीके से अरेंज किया। आप देख रहे हो उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन किए उन्होंने। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिकली उन्हें अरेंज भी किया। तो इस हर्बेरियम में लगभग 424 कंप्लीटली 424 जो है फ्लावर स्पेसिमेंस हमें मिले हैं। डिकिंसन उन प्लांट्स को लिनेन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करती थी, यानी प्लांट्स को जीनियस और स्पेसीज के साइंटिफिक नेम से लेबल करती थी। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, ये रहा इस प्लांट का नेम, साइंटिफिक नेम, एंड दिस नेम फॉर दिस एंड दिस वन। तो ये उसके साइंटिफिक नेम के साथ जो है वो अरेंज करती थी उन्हें, उनके स्पेसिमेन को। ये सिस्टम फेमस साइंटिफिक कार्ल लिनस ने डेवलप किया था और वो सेम सिस्टम को फॉलो कर रही थी। तो आप देख रहे हैं जो फ्लावर्स दिखाए गए हैं उनमें जेस्मिनम, ये आई थिंक यही लिखा है, जेस्मिनम ऑफिशिनेल यानी कॉमन जेस्मिन, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये लीलम बल्फरम यानी ऑरेंज लिली भी शामिल है। डिकिंसन ने केयरफुली प्रेस करके एल्बम के पेजेस पर अटैच किया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये नेम्स हैं और ये कैसे उन्होंने अटैच किया हुआ है। तो ये फ्लावर्स को अटैच किया हुआ है विद इट्स साइंटिफिक नेम। बहुत ही क्रिएटिविटी और बहुत ही इंटेलिजेंस दिखती है उनकी उसमें हमें, है ना। डिकिंसन ने केयरफुली प्रेस करके रखती थी और उन्होंने यहाँ पे लोकेशन भी मेंशन की है, आप देख रहे हो, आर्महर्स्ट 1845 कलेक्टेड बाय ई डिकिंसन।
लेकिन अब बात ये आती है कि इफ शी इज अ पोएट तो वो बॉटनिस्ट कैसे हुई? तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बॉटनिकल प्रैक्टिस उनकी पोएट्री स्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करती थी। बॉटनी में भी उन्हें इंटरेस्ट था और बॉटनी ने उन्हें ये सिखाया था कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन और प्रिसीशन, जैसे एक बॉटनिस्ट फ्लावर के टाइनी डिटेल्स को ऑब्जर्व करता है, वैसे ही डिकिंसन ने अपनी पोएट्री में वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज किया है और अरेंज किया है। इसी वजह से स्कॉलर कहते हैं कि डिकिंसन वर्ड्स को बिल्कुल वैसे ट्रीट करती है जैसे हर्बेरियम में फ्लावर्स को पिन किया जाता है, प्रिसाइज, डेलिकेट और केयरफुली अरेंज किया जाता है। उनकी पोएम में बहुत सारे आपको जो है डैशेस और शॉर्ट लाइंस मिलती हैं। उन डैशेस और शॉर्ट लाइंस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात भी करेंगे। और वो भी एक तरह से लैंग्वेज को पिन करती है, जैसे जो कि रीडर्स को बहुत अफेक्ट करता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि डिकिंसन कभी कभी अपने फ्रेंड्स को फ्लावर्स का या फ्लावर्स के स्मॉल बुके यानी कि जिसे बोलते हैं नोस गेज के साथ पोएम भेजती थी। यानी उनकी लेटर्स, उनके जितने भी लेटर्स थे, यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाते थे, बॉटनी और पोएट्री का ब्यूटीफुल मिक्सचर। तो दैट्स व्हाई शी वाज कॉल्ड एज बोटानिकल पोएट। तो इस स्लाइड में मैंने आपको हर चीज क्लियर कर दी है। द एविडेंस, व्हाट वाज द एविडेंस, मैंने आपको बता दिया है। दैट साइंस बुक जिसमें वो 424 फ्लावर्स स्पेसिमेन उन्होंने कलेक्ट किए थे और वो लिनेन सिस्टम पे बेस्ड थे। ठीक है, उनकी टेक्सोनॉमी पे बेस्ड थे। मेथोडोलॉजी क्या थी कि उनके पास जो साइंटिफिक राइगर्ड थे वो बताते थे कि वो कितनी ट्रेंड है। और उसके अलावा सिंथेसिस, उनकी जो पोइट्री थी वो एक्सटीट्यूट थी जो कि ट्रीट करती थी या इट वाज कीपिंग बोटेनिकल स्पेसिमेंस, जो जैसे एक फ्लावर को अच्छे से जो है क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है और उसको अरेंज किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इनकी पोइट्री थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जब भी किसी को पोएम्स शेयर करती है, सेंड करती थी, जिसे हम लोग नोज गेज बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो लेटर के साथ ये फ्लावर का बुके भी शेयर करती थी। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस बोटानिकल पोएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फेसिकल्स। आई होप आपको भी ये वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। फेसिकल्स मैंने बताया था, जो भी उनकी हैंड निटेड जो डायरीज होती थी हैंडमेड, उनको हम फेसिकल्स बोलते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो स्लाइड है वो हमें क्या बताती है कि 1886 में जब डिकिंस की डेथ हुई तब दुनिया को उनकी पोइट्री के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था। उनकी लाइफ में सिर्फ कुछ ही पोएम पब्लिश हुई थी और वो भी मोस्टली एनोनिमसली। मैंने बताया था आपको कि इनकी लाइफ में एक राइटर एडिटर थे जिनका नाम क्या था, द चार्ल्स वेथवेट। इन्होंने जो है, जो कि फाउंडर भी थे, उन्होंने, नो एक्चुअली दिस वाज सैमुअल बाउंस। सैमुअल बाउंस ने क्या किया था, इनकी पोएम्स को पब्लिश किया था लेकिन एनोनिमसली पब्लिश किया था। तो इनकी जीता जो थी कुछ ही पोएम्स पब्लिश हुई थी जो कि एनोनिमसली हुई थी। तो इनके इनकी डेथ के बाद, ठीक है, उनकी डेथ के बाद एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी हुई थी। उनकी यंगर सिस्टर जो थी लावानिया, लावानिया जो है, उन्होंने उनकी 40 केयरफुल हैंड स्वीन मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स को डिस्कवर किया, जिनको हम आज क्या कहते हैं, फेसिकल्स कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। द फेसिकल्स, इस फेसिकल्स में डिकिंसन ने अपनी पोएम्स को खुद जो है खुद से बनाया है, खुद स्यू और ऑर्गेनाइज करके स्मॉल पॉकेट में बना के रखा था। ये एक तरह से उनका जो है प्राइवेट पोएट्री आर्चिव कह सकते हो आप, वो था। और टोटल कितनी पोएम्स थी, 40 पोएम्स थी। 40 फेसिकल्स आर्चिव से मिले जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पोएम नीटली अरेंज थी। इस डिस्कवरी ने लिटरेरी वर्ल्ड को शॉक कर दिया, कंप्लीटली शॉक कर दिया, क्योंकि तब पता चला कि डिकिंसन ने सीक्रेटली 1700, अराउंड 1700 जो है, सॉरी 1800 से ज्यादा पोएम्स लिखी हैं जो उन्हें अमेरिकन लिटरेचर के ग्रेटेस्ट पोएट में लाके खड़ा कर सकती थी।
उस टाइम पे अगर उनकी जो पोएम्स थी वो पब्लिश होती, ये 1800 पोएम्स, इतनी ज़्यादा पोएम्स, तो उन्हें वो ग्रेटेस्ट पोएट्स की कैटेगरी में खड़ा कर देती। बाद में जो थॉमस वेंटवर्थ थे, वेंटवर्थ हिगिंसन जो थे, और मैबल लूमिस टॉड जो थे, इन्होंने मिलकर उन पोएम्स को एडिट और पब्लिश किया। और 1890 में डिकिंसन की जो पोएम्स हैं उसका फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश हुआ। 1890 आप ईयर याद रखिएगा, और आपको याद होगा 1885 में ही इनकी डेथ हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स के बाद 1890 में डिकिंसन की पोएम्स का फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश हुआ, जिससे दुनिया को फाइनली उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएटिक जीनियस का पता चला। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिगनिंग में उनकी सिर्फ 10 पोएम्स पब्लिश हुई थी, उनके जीते जी सिर्फ 10 पोएम्स, और एक्सट्रैक्टेड अ प्रॉमिस फ्रॉम हर सिस्टर लाविनिया टू बर्न इट। और उस टाइम पे जो है उन्होंने अपनी सिस्टर लाविनिया से 1886 में प्रॉमिस भी लिया था कि वो इन सभी मैन्यूस्क्रिप्ट को जला देंगे। लेकिन लाविनिया ने क्या किया था, शी डिस्कवर्ड 40 पोएम्स एंड 40 फेसिकल्स, जिसमें नियरली 1800 पोएम्स थी, और उनको बाद में पब्लिश करवाया था वेंटवर्थ ने। तो दिस वाज ऑल अबाउट हर फेसिकल्स। इस तरीके के बॉक्स में वो मिली थी, डिस्कवरी उनकी हुई थी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा और इजी लगा होगा आपको। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन। अब इस स्लाइड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन, इसका क्या मतलब है? यहाँ रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब कोई क्रांति है क्या? यहाँ पे रेवोल्यूशन का मतलब है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। नहीं, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है। ये एक्चुअली पोइट्री के स्टाइल और स्ट्रक्चर में एक लिटरेरी रेवोल्यूशन आया है, उसको रिफर करता है, जो खुद डिकिंसन ने क्रिएट किया था। यानी कि बदलाव, जो पुराना स्ट्रक्चर, पैटर्न, सिमेट्री यूज हो रही थी, उसको किसने चेंज कर दिया? कंप्लीटली डिकिंसन ने। तो उस चीज को यहाँ पे रेवोल्यूशन बोला है। अब एनाटॉमी क्या है कि हम इसको इसको बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने स्लाइड का नाम रखा है एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन, विच वॉज ब्रॉट बाय होम? एमिली डिकिंसन। तो ये आप कह सकते हैं एक टाइप का ब्लूप्रिंट है, पोएट्स ब्लूप्रिंट। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म और पंक्चुएशन की, ठीक है? तो ट्रेडिशनली जो है 19th सेंचुरी में पोइट्री में ग्रामर जो है और पंक्चुएशन जो है एक फिक्स पैटर्न पे यूज होती थी, लेकिन डिकिंसन ने रूल को ब्रेक कर दिया। उन्होंने अपनी पोएम्स में डैशेस यूज किए, डैश का एक्सटेंसिव यूज किया उन्होंने, जिसका उनकी लाइन्स में पॉजेज, इमोशंस और डीपर मीनिंग निकल के आता है, ठीक है? जिन्होंने रिप्लेस किया पुराने कॉन्सेप्ट को, कल्चर्स को विद हर डैशेस, जो कि स्टैंडर्ड पंक्चुएशन स्टाइल बन गया, जिससे शी क्रिएट्स अ breathless immediacy, introduce ambiguity and disturb the standard grammatical logic। जो स्टैंडर्ड था ग्रामेटिकल लॉजिक का, उसको डिस्टर्ब किया। तो शी हैज क्रिएटेड द डैशेस। तो पहला जो मेन पॉइंट आप याद कर लीजिए कि शी डेवलप्ड द डैशेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को कैपिटल किया हुआ है, जैसे कि फ्लाई, जैसे कि स्टिलनेस, जैसे कि रूम, एयर, बिटवीन, हेवन, स्टॉर्म। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्चुअली रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ये रैंडम वर्ड्स हैं जिन्हें कैपिटल बनाकर ये इन्हें सिंबलाइज करना चाहती है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस देना चाहती है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, विच इज कंप्रेस्ड लैंग्वेज। कंप्रेस्ड लैंग्वेज या स्लैंट राइम, सॉरी कॉमन मीटर, बैलेट स्टैंजा। तो ये कंप्रेस जो है लैंग्वेज उन्होंने यहाँ पे यूज की है। डिकिंसन की पोएट्री बहुत शॉर्ट होती थी, बहुत शॉर्ट और कंडेंस होती थी। वो बहुत कम वर्ड्स में डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज एक्सप्रेस करती थी, जैसे कि लाइफ, डेथ और इमॉर्टैलिटी और नेचर, है ना? तो ये सब चीजें वो अपने इसमें एक्सप्रेस कर देती थी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे जो है उन्होंने अपनी पोएम्स का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एंड दिस इज इन द बैलेंस स्टैंजा, जिसमें 8 ब्लॉक्स फर्स्ट 2 लाइन में है, एंड देन लास्ट 2 लाइन में 6 ब्लॉक्स हैं। तो अल्टरनेटिव लाइंस इसमें यूज की है। 8 सिलेबिक आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज हुआ है, एंड देन लास्ट की जो लाइन है 6 सिलेबिक आयम्बिक टेट्रामीटर का इन्होंने यूज किया है। She ironically weaponized the exact rhythmic of Christian church hymn to deliver secular radical thought।
उन्होंने बहुत ही आयरनिकली जो है इसको एक वेपन की तरह यूज किया है चर्च के जितने भी हाइम्स हैं उनको लिखने के लिए और उनको डिलीवर करने के लिए सेकुलर रेडिकल थॉट्स के साथ। नेक्स्ट हमारा लास्ट है एंड दैट इज स्लैंट राइम। ये फोर्थ एलिमेंट है। ट्रेडिशनल पोएट्री में परफेक्ट राइम एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन डिकिंसन ने इंटेंशनली इम्परफेक्ट राइम यूज किया है। जैसे सोल, ऑल या टाइम, डाइन, इस पोएट्री में एक यूनिक जो है म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए डाइड, रूम, एयर, स्टॉर्म। तो एयर, रूम और स्टॉर्म तो कनेक्टेड है बट डाइड और एयर तो ये अलग जो है रिदमिकल इफेक्ट इन्होंने अपनी पोइम्स में यूज किया है। अब लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, थीम। थीम क्या है? डिकिंसन की पोइम्स फ्रिक्वेंटली थीम के साथ डील करती है, जैसे कि डेथ। अब ये तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि उनके थीम में आपको जो है डेथ, इमॉर्टैलिटी, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए ये, इमॉर्टैलिटी, नेचर, फेथ और इनर इनर कॉन्शियसनेस, इनर कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ये उनके थीम है, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए आप। डेथ, इमोर्टैलिटी, नेचर, फेथ और इनर कॉन्शियसनेस जो है उनके थीम में देखने को मिलेगी, जो कि पोएट्री को डीपली फिलोसॉफिकल बना देती है। तो आई होप आपको एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई भी स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट लो, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे किसी भी और राइटर पे वीडियो लेकर आऊँ, वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप उसको भी सजेस्ट करिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। द एडिटोरियल इरेजर, व्हाट इज दिस? अब देखिए ये जो लिखा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको फील हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपली समझाती हूँ कि जब डिकिंसन की डेथ के बाद उनकी पोएम डिस्कवर हुई तब उन्हें पब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली थॉमस वेंटवर्थ हैगिंसन के पास थी, और उसके साथ उनके साथी जो थे मेबल लूमस्टोन, उन्होंने ले ली थी। लेकिन उस टाइम एडिटर्स को डिकिंसन की राइटिंग स्टाइल बहुत अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल लगती थी, इसलिए जब उन्होंने पोएम पब्लिश की तो उन्होंने ओरिजिनल टेक्स्ट में बहुत एडिटिंग और करेक्शन किए। इस प्रोसेस को स्कॉलर्स ने मेटाफोरिकल एडिटोरियल इरेजर कहा है यहाँ पे। ठीक है, मेटाफोरिकल एडिटोरियल इरेजर कहा है यहाँ पे। जो चेंजेस उन्होंने लेकर आए उनकी पोएम्स में, वो चेंजेस को यहाँ पे एडिटोरियल इरेजर बोला गया है। सबसे पहले एडिटर्स ने डिकिंसन के फेमस डैशेस को रिमूव किया या रिप्लेस किया, आप कह सकते हैं। उनकी जगह उन्होंने नॉर्मल पंक्चुएशन यूज की। दूसरा, उन्होंने कैपिटलाइजेशन और ग्रामर स्टैंडर्ड को इंग्लिश रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हैं द एग्जैक्ट मैन्युस्क्रिप्ट, दिस इज द एग्जैक्ट मैन्युस्क्रिप्ट एंड दिस वाज द एडिटोरियल। ये डिकिंसन की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है एंड दिस वाज द रिपब्लिकन वर्जन, जो कि उनका एडिट किया गया था एडिटोरियल्स के थ्रू। तो जो भी ग्रामर थी, जो भी कैपिटलाइजेशन था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। और तीसरा, कई जगह स्लैंट राइम को परफेक्ट राइम में कन्वर्ट किया गया, है ना। पोएम्स ट्रेडिशनल पोएट्री जैसी लग सके, इसलिए उन्होंने ये सब चीजें, ये चेंजेस किए। यानी सिंपल वर्ड्स में एडिटर्स ने डिकिंसन की पोएट्री को नॉर्मलाइज किया, है ना। उन्होंने क्या करने की कोशिश की, नॉर्मलाइज किया उनकी पोएट्री को, ताकि रीडर्स को वो उस टाइम की पोएटिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फेमिलियर लगे। लेकिन इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ। डिकिंसन की पोएट्री की जो ओरिजिनल यूनिकनेस और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल था वो काफी हद तक लॉस्ट हो गया। लेकिन बाद में 20th सेंचुरी में स्कॉलर्स ने डिकिंसन के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को और फेसिकल्स को दोबारा स्टडी किया और रियलाइज किया कि एडिटर्स ने बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए थे। इसके बाद न्यू एडिशन पब्लिश हुई जिसमें डिकिंसन की ओरिजिनल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो पंक्चुएशन, जो डैशेस, जो भी चीजें थी एज इट इज जो है पब्लिश करवाई उनके ओरिजिनल वर्जन में, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों मतलब एडिटोरियल इरेजर से मतलब हमारा सिर्फ यही है कि जो भी उनके ओरिजिनल वर्क में चेंजेस किए गए थे। तो दिस इज द, मैं इसको रीड कर देती हूँ। दिस इज द मैन्युस्क्रिप्ट। आई टेस्ट द लिक्वर नेवर ब्रूड फ्रॉम tankard scooped in pearl. Not all Frankfurt berries yield such an alcohol. This was a brilliant slant rhyme, pearl alcohol, and radical dashes retained. She used, Emily Dickinson used in her poetry. But when in 1862, अब मैं भूल जाती हूँ बार बार, 18 जो है
1862 याद रखिएगा, आप बोलिए, आप याद रखिएगा कि 1862 में जो स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन है, इन्होंने अपना जो वर्जन दिया था उसमें इसको इन्होंने किस तरह चेंज किया। आई टेस्ट द लिक्वर नेवर ब्रूड, डैश इज ऑलरेडी देयर, फ्रॉम टैंकवर्ड स्कूप्ड इन पर्ल, आप देख रहे होंगे टैंकवर्ड्स is same, scooped is same, in pearl is same, and dash is also there. Then not all Frankfurt berries, not all is removed. Frankfurt berries same is there. The next last line is yield such an alcohol, and they changes yield the sense such as delirious world. So they added some words and also changed the line. This was the very मतलब आप कह सकते हो बहुत बैड इम्पैक्ट था कि उनकी ओरिजिनल डेटा को आपने मॉडिफाई करके प्रिंट करवाया। तो आई होप आपको ये बहुत ही इजीली और अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द 4 पिलर्स ऑफ हर जीनियस। इनकी क्रिएटिविटी को समझाने के लिए जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं वो एक्चुअली बताते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ हर जीनियस। इनकी जीनियस के 4 पिलर्स थे और वो कौन कौन से थे? morbidity and mortality, that means death and mortality, undiscovered continent, nature and gardens, and gospel and faith। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। डेथ आप कह लो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी, और यू कैन से डेथ एंड इमोर्टैलिटी। ये क्या है? ये एक पिलर है जिसमें डेथ का थीम है। डिकिंसन की पोएट्री में डेथ एक फ्राइटनिंग चीज नहीं है बल्कि मिस्टीरियस जर्नी की तरह अपीयर होती है। मतलब वो उन्हें फैसिनेट करती है, वो इसको बहुत ही बड़ा एक फेयर, लोगों के मन में डेथ को लेकर हमेशा फेयर रहता है, तो वो फेयर की तरह उसे ट्रीट नहीं करती। उनकी फेमस पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये याद रखिएगा, इनकी फेमस पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। में डेथ को एक काम कंपेनियन की तरह दिखाया गया है जो पोएट को इमॉर्टैलिटी की तरफ ले जाता है। मतलब डेथ जो है वो एक कंपेनियन है और इसमें पर्सोनिफाई किया गया है पोएम में। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ को उसको जो है पर्सोनिफाई किया गया है और उसको एक कंपेनियन दिखाया है इसमें। तो दिस वाज द फर्स्ट पिलर ऑफ हर जीनियस, मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टैलिटी। नेक्स्ट क्या है इनका? द अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट। ये जो अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट है, ये तो मैंने आपको बताया था हमारी स्लाइड का, हमारे जो ये जो पूरी वीडियो है उसका थीम ही मैंने रखा है अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट। ये क्या है? ये एक पिलर है उनका जो यूनिक पोएटिक स्टाइल के बारे में बताता है कि उन्होंने ट्रेडिशनल पोएटिक रूल्स को ब्रेक किया और उन्होंने डैशेस, अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन और स्लैंट राइम यूज किया। तीनों वर्ड तो आपको याद हो गए होंगे। क्या यूज किया उन्होंने? डैशेस, है ना, डैशेस यूज किए हैं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि उनकी अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट में काउंट होती है, डैशेस और कैपिटलाइजेशन और चौथा बताइए आप क्या होगा? इसके अलावा थर्ड वन इज स्लैंट राइमिंग। ठीक है, ये 3 जो है वो जो है उनकी अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी पोएट्री में इन्हीं को इस तरह यूज किया है और उनकी पोएम शॉर्ट होने के बावजूद बहुत डीप मीनिंग रखती है इन्हीं पंक्चुएशन साइंस की वजह से। चलिए आगे बताते हैं इनका थर्ड पिलर क्या है। थर्ड पिलर इज नेचर एंड गार्डन्स। अब ये डिकिंसन का सिर्फ नेचर, मतलब जो नेचर है वो डिकिंसन को सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करती बल्कि उससे डीपली ऑब्जर्व करती है। जैसे मैंने आपको फ्लावर्स का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने अपनी डायरी में, अपनी हैंड रिटेन डायरी में, हैंड स्वीट डायरी में कैसे फ्लावर्स को केप्ट किया हुआ था। और बर्ड्स, सीजन और स्काई के बारे में उन्होंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी है। ये सब उनकी पोएट्री के सेंट्रल सिंबल बन गए। उनकी अर्ली ट्रेनिंग ने जो बॉटनी में थी, नेचर को उनकी पोएट्री का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना दिया। ठीक है, तो ये जो फ्लावर्स हैं, बीज हैं, सीजन है, ये सिंपल पेस्टोरल ऑब्जर्वेशंस
नहीं है सिर्फ, बट एक कॉम्प्लेक्स एम्बलम है फॉर ह्यूमन एक्शंस, इमोशंस एंड साइकिल ऑफ डिके। कैसे मतलब ये मिथ क्रिएट हुआ दैट शी वाज इमोशनलेस, शी वाज आइसोलेटेड, शी वाज असेक्सुअल। तो ये सारी चीजें एक्चुअली ये एविडेंस है दैट शी वाज टू मच इनटू दीज थिंग्स, जिसकी वजह से वो कनेक्शन क्रिएट कर पा रही थी। एंड द लास्ट वन इज गॉस्पेल एंड फेथ, जिसमें हम लोग बोलते हैं इनर लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये क्या है? ये पिलर जो है डिकिंसन की पोएम्स बहुत बार ह्यूमन माइंड और इमोशंस को एक्सप्लोर करवाता है, जैसे फियर, होप, फेथ, डाउट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। फेथ से तो आपको फेथ याद ही रहेगा, ठीक है, फेथ से याद रहेगा। उसके अलावा याद कर लीजिए फियर, होप, ठीक है, और डाउट भी इंक्लूडेड है इसमें, डाउट। ठीक है, ये सारी जो है वो इसमें फीलिंग्स आती है, इनर फीलिंग्स आती है, जो कि उसमें बहुत इंटेंस और फिलोसफिकल एम्फेसिस देती है और उसको एक्सप्रेस करती है। अब देखिए, रीपर्सिंग द बिब्लिकल लैंग्वेज, उन्होंने बिब्लिकल लैंग्वेज को यहाँ पे यूज किया है क्रिश्चियन डिवोशन और इंटेरोगेट गॉड के साथ जो है अनसिरेबल क्वेश्चंस किए हैं, rather देन प्रोवाइडिंग रिलीजियस रेजोल्यूशन देने की बजाय इन्होंने जो है अनआंसरेबल जो है क्वेश्चन प्रेजेंट किए हैं अपने इस पोएम में, जस्ट टू शो द गॉस्पेल एंड फेथ। यहाँ पे गॉस्पेल से आप ले सकते हो दैट इज रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी और बाइबल से रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये 4 पिलर्स ऑफ जीनियस समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी, अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट, नेचर एंड गार्डन एंड गॉस्पेल एंड फेथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हमारी। दिस इज एन केस स्टडी। अब ये बहुत फेमस पोएम का एक केस स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं हम। यहाँ पे एक आपको मिडिल में अब दिख रहा है केस स्टडी जिस पे हम करने वाले हैं, दैट इज सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये तो आप याद कर लीजिए, आपको ये लाइन तो एग्जाम में मिलेगी, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट फ्रेजेस गिवन बाय हर। तो इट वाज एमिली डिकिंसन। सबसे पहले थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, फिर हम इसका स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये पोएम अराउंड 1859 में लिखी गई थी, पब्लिश नहीं हुई थी, लिखी गई थी। इस फेज में जो है इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डिकिंसन की लाइफ में बहुत कम पोएम पब्लिश हुई थी, लेकिन ये पोएम उन रेयर पोएम में से है जो उनके लाइफ टाइम में ही पब्लिश हो गई। कब हुई? एनोनिमसली 1864 को ये पब्लिश हो गई। किसमें पब्लिश हुई? ब्रुकलिन डेली, ब्रुकलिन डेली जो है यूनियन में ये पब्लिश हो गई थी, एनोनिमसली पब्लिश हुई थी, ये बात याद रखिएगा। बाद में जो है 1878 में, 1878 इनकी लाइफ के बाद, मतलब व्हेन शी डाइड, उसके बाद जो है एंथोलॉजी अ मास्क ऑफ पोएट आया था। एंथोलॉजी एक मास्क ऑफ पोएट्स में भी अपीयर हुई। तो ये डिकिंसन की लाइफ में किसी बुक में पब्लिश होने वाली एकमात्र पोएम नहीं है, ये उससे भी कई ज्यादा है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो ये शॉर्ट लिरिक पोएम है, याद रखिएगा। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट जो है, ये एक पोएम जो है, टाइटल है उसका, ये एक लिरिक पोएम है जो कंपोज हुई है एग्जैक्टली 3 स्टैंजा में, 3 स्टैंजास में, 3 स्टैंजास और 12 लाइन्स। कितनी लाइन्स में? 3 स्टैंजा एंड 12 लाइन्स में। डिकिंस जो है, डिकिंस ने शॉर्ट फॉर्म में, इसे शॉर्ट फॉर्म में बहुत डीप एक्सप्रेस किया है, इसमें बहुत डीप आइडिया को एक्सप्रेस किया है। पोएम्स का मतलब जो है, इस पोएम का मतलब ये है कि सक्सेस की रियल वैल्यू उन लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आती है जो कभी सक्सेसफुल नहीं है। आई होप आपने भी बहुत बारी अटेम्प्ट दिए होंगे एग्जाम के लिए और हमें मतलब जो है सक्सेस नहीं मिली होगी, तो ये पोएम आपके लिए ही है। तो सक्सेस जो है उनके लिए स्वीटेस्ट है जिनको कभी सक्सेस नहीं मिली। डिकिंसन ने एक मेटाफर इसमें यूज किया है, दैट इज नेक्टर। नेक्टर यानी स्वीटनेस को ट्रूली अप्रिशिएट करने के लिए एक्सट्रीम नीड या डेप्रीवेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो डेप्रीवेशन जरूरी होती है। पोएम की जो लास्ट पार्ट है उसमें बेटर फीट इमेजिनरी का यूज भी हुआ है। यहाँ वो कहती है कि जो आर्मी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही है वो सक्सेस का मीनिंग उतना क्लियरली नहीं समझ सकती।
एक डिफीटेड डाइंग सोल्जर समझ सकता है जो दूर से विक्ट्री की आवाज सुन रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत ही कनेक्टिंग पोएम है। अगर आप देखोगे जो इन्हें इमोशनलेस बोला जाता है, पोएम पढ़ोगे तो आपको उसका डीपर मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। लास्ट में मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी फेलियर ही हमें सक्सेस की रियल स्वीटनेस समझाती है, लेकिन बार बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इस बार आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप जिस भी एग्जाम में अपियर करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इस बार आपकी सक्सेस पक्की है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अनदर केस स्टडी एनालिसिस द इनवर्स लॉ ऑफ विक्ट्री। अब देखिए अनदर वी हैव वन मोर ग्राफ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ या फिर मैथ्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मल्टीपल ग्राफ हमने देखे। पर आई थिंक ये ग्राफ जो है, ये इमेजेस जो है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है और बढ़ा देती है। तो आई थिंक अच्छा है। और ऊपर से मैंने इतने प्रिटी फ्लावर्स यूज किए, आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हम डिकिंसन का ही कोई वर्क पढ़ रहे हैं, या डिकिंसन की हमने डायरीज जो भी हैंड स्वीट जो भी उनकी बुक्स थी, उनको एक्चुअली खोला हुआ है ना। ऐसा फील आ रहा है आपको? मेरे को तो आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, इस साइड में आप देख रहे हैं ग्राफ, इसके थ्रू जो है एक्सप्लेन किया गया है कि एमिली डिकिंसन जो है, उनकी जो सक्सेस की जो एक सक्सेस का कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली कैसे डाउन हुआ। ठीक है, तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पैराडॉक्स दिखाया गया है। जितना सक्सेस आसान होती है, उतनी ही उसकी रियल वैल्यू कम होती चली जाती है। देख रहे हैं आप, जितनी ही सक्सेस इजी हो जाएगी, जितना आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, उतना ही आपके लिए उस सक्सेस की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस दिखाता है, दिस एक्सिस जो है शोइंग व्हाट ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस को कितनी डीपली समझा जा सकता है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये प्रॉक्सिमिटी दिखाता है, प्रॉक्सिमिटी टू विक्ट्री, यानी सक्सेस को कितना क्लोज से जो है, सक्सेस के हम कितना क्लोज है, ये चीज दिखाता है। यानी कि ईज ऑफ अचीवमेंट, कितना इजीली हम अचीवमेंट्स को या सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। कर्व का पैटर्न इंटरेस्टिंग है, आप देख पा रहे हैं। लेफ्ट साइड से वो लोग हैं जो सक्सेस से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। ये हैं हमारे वो लोग जो सक्सेस से बहुत दूर हैं, जिन्होंने कभी सक्सेस देखी ही नहीं। सरप्राइजिंगली उनकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा होती है। और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये ऑलरेडी विक्ट्री अचीव कर चुके लोग हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस की रियल स्वीटनेस उतनी डीपली फील नहीं होती। तो पोएम की फर्स्ट लाइन भी जो है इसी आइडिया को एक्सप्लेन करती है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेयर सक्सीड, यानी जो लोग सक्सेस नहीं पाते हैं, वही उसकी रियल वैल्यू को सबसे क्लियरली समझते हैं। पोएम के सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं, डिकिंसन एक बैटलफील्ड इमेजिनरी यूज करती है। यहाँ विक्टोरियस आर्मी को पर्पल होस्ट कहा गया है। अब ये याद रखिएगा, पर्पल होस्ट कौन है? इट इज सिंबल ऑफ विक्टोरियस आर्मी, वो आर्मी जिसको जीत मिल गई है, वो आर्मी जो अपना फ्लैग होस्ट कर रही है, होल्ड कर रही है, रॉयल आर्मी जिसको जो जीत चुके हैं। ठीक है, ये वो आर्मी है। ये आर्मी फ्लैग कैप्चर करके विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन आयरॉनिकली वो विक्ट्री का रियल मीनिंग एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकती। इसके ऑपोजिट एक डिफीटेड और डाइंग सोल्जर दिखाया है इन्होंने, एक डिफीटेड और डाइंग सोल्जर। इसकी ऑपोजिट which lies here, dying soldier is lying here। ठीक है, तो वो जो सोल्जर है वो एक्चुअली डिफीटेड है, और डाइंग मतलब वो मर रहा है, लेकिन दूर से विक्ट्री की आवाज सुन रहा है। उस मोमेंट में वो सक्सेस की स्वीटनेस को सबसे क्लियरली फील करता है। तो आपको आई होप इनवर्स लॉ ऑफ विक्ट्री समझ में आ गया होगा। सिंपल आइडिया था कि डेप्रिविएशन एप्रिसिएशन को शार्प करता है। डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है और ये एप्रिसिएशन है, उसको शार्प करता है। जितना आपके पास कम होगा, उतना आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अबंडेंस अबंडेंस उसे डल कर देता है। इसी पैराडॉक्स को डिकिंसन ने एक छोटी सी पोएम में बहुत पावरफुल वे में एक्सप्रेस किया है, और इसी वजह से ये पोएम लिटरेचर क्लासेस में एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुकी है डिकिंसन की फिलोसॉफिकल इंसाइट की। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही मतलब डीप मीनिंग था इसका जो मैंने आपको दिखाया। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, ये इस टाइप का कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको इतना डायग्रामेटिकली ग्राफ्स के थ्रू एक एक वर्ड को
एक्सप्लेन किया है सिंपल तरीके से आपकी लैंग्वेज में। तो आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए आगे चलते हैं। केस स्टडी डीप डाइव द एगोनी ऑफ द डिफीटेड। इस स्लाइड में कुछ अलग नहीं है, वही बातें जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन की थी, ये वो बाकी की लाइंस हैं। द डाइंग सोल्जर जो है, जो डाइंग सोल्जर है, एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन दोज हु फॉरवर्डेड ईयर द डिस्टेंस स्टेयर्स ऑफ ट्रम्प बर्स्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर। कि मतलब उस सोल्जर की बात हो रही है, उस डाइंग सोल्जर की बात हो रही है जो दूर से विक्ट्री की आवाज सुन रहा है और उस मोमेंट में वो सक्सेस की स्वीटनेस को सबसे क्लियरली वो फील कर पा रहा है। द ट्रम्प ऑफ सक्सेस, उस जो सक्सेस की स्वीटनेस है, जो आवाज उसको आ रही है, उसको वो क्लियरली फील कर पा रहा है। ये चीज जो है यहाँ पे दिखाई है। ये पोएम के आगे की लाइंस को मैं ऊपर एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट आ जाइए, द पोस्टुमस वॉर। ये क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टुमस का मतलब है डिकिंसन की डेथ के बाद की जो स्टोरी है, क्या हुआ, क्या लड़ाई हुई, उनके वर्क के बारे में क्या हुआ, वो छोटी सी स्टोरी है, मैं जल्दी सुना देती हूँ। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ईयर याद रखिएगा। और ये जो नेम्स हैं उनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी क्या है कि 1886 में जब डिकिंसन जो थी, 1886 में जब डिकिंसन जो थी वो उनकी डेथ हो गई थी, तब उनकी सिस्टर लाविनिया डिकिंसन को एक लॉन्ग चेस्ट मिला जिसमें लगभग 1800 जो है हैंड स्टिच पोएम थी। तो उनको फेसिकल्स भी बोला गया है। उसमें जो है लाविनिया चाहती थी कि दुनिया उनकी सिस्टर की पोएट्री को पढ़े। तो सबसे पहले उन्होंने हेल्प मांगी किससे? सुजैन से। सुजैन गिलबर्ट, आपको याद होगा सुजैन गिलबर्ट कौन है? ऑस्टिन डिकिंसन की वाइफ है और प्लस जो है ये इनकी सिस्टर इन लॉ है। किनकी? एमिली डिकिंसन की सिस्टर इन लॉ को अप्रोच किया। लेकिन बाद में एडिटिंग और पब्लिशिंग का काम जो है मेबल लूमिस टॉड और डिकिंसन के जो करस्पॉन्डेंट एडिटर थे, याद होगा आपको, थॉमस वेंटवर्थ हैगिंसन को दिया। इन दोनों को जो है एडिटिंग का काम दे दिया कि वो एडिटिंग करवाएं और उसको पब्लिश करवाएं। यानी यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। टॉड और डिकिंसन फैमिली के बीच पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और रेवलरीज की वजह से फैमिली फ्यूड स्टार्ट हो गया। मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग लोगों के पास चली गई और अर्ली एडिशन में पोएम्स को हेविली एडिट भी किया गया। पोएम जो है वो एक्चुअली ब्रेक हो गई, यानी इसकी उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो लॉस्ट हो गई। तो ये जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से पोएम को एडिट इस तरह किया गया कि उसमें बहुत सारे करेक्शन करने पड़े। उनके डैशेस को रिमूव किया गया और उनकी जो स्लैंग, जो भी राइमिंग थी उसको चेंज किया गया। साथ ही साथ जो है आपको याद होगा कि उनकी जो कैपिटलाइजेशन है उसको चेंज किया गया। तो यानी कि मल्टी जनरेशनल फ्यूड की वजह से रिजल्ट ये आया कि हैवीली सैनिटाइज एडिशन आया उसका। पंक्चुएशन को ऑल्टर किया गया, डैश को इरेज किया गया एंड द फिजिकल कलेक्शन इज फ्रैक्चर्ड। तो फिजिकल जो कलेक्शन था एक्चुअली वो फ्रैक्चर हो गया, उसको चोट पहुंची बुरी तरह। और इस वजह से 1890 से 1940, 1890 से 1940 तक जो है डिकिंसन की पोएट्री फ्रेगमेंटेड और इनकम्प्लीट फॉर्म में पब्लिश होती रही। स्कॉलर्स इस लॉन्ग पीरियड को द वाइल्डरनेस कहते हैं। ठीक है, इस लॉन्ग पीरियड को बोलते हैं वाइल्डरनेस, ये नाम याद रखिएगा। फाइनली 1955 में अब ये जो है द रीयूनियन हुआ। इसमें क्या हुआ कि थॉमस एच जॉनसन जो थे, थॉमस एच जॉनसन नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया, कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन को पब्लिश किया। और ये किसमें आया? द पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन, इस नाम से जो है द पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन के नाम से उन्होंने पब्लिश करवाया। इस एडिशन में डिकिंसन की पोएम को ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं, ऑलमोस्ट ओरिजिनल फॉर्म में रीस्टोर किया गया, उनके डैशेस, कैपिटलाइजेशन और उनकी स्टाइल को उसके साथ। तो आई होप आपको पोस्टुमस वॉर भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द प्रोटो मॉडर्निस्ट लेगेसी। अब ये क्या है? तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। प्रोटो मॉडर्निस्ट लेगेसी ये क्या है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। प्रोटो मॉडर्निस्ट लेगेसी, ये लाइंस आप याद रखिएगा, ये आप और अदर राइटर्स में भी यूज कर सकते हैं, मॉडर्न राइटर्स के लिए। ये एक सिंपल टर्म है जिसका मतलब होता है मॉडर्निज्म से पहले मॉडर्न आइडियाज का आना। यानी डिकिंसन ने 19th सेंचुरी में ही जो है वो पोएटिक टेक्निक्स यूज कर ली जो बाद में मॉडर्न पोएट्री को फाउंडेशन बनी। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, डिकिंसन की पोएम शॉर्ट फ्रेगमेंटेड थी, अनकन्वेंशनल थी। ठीक है,
और डैशेस, अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन, स्लैंट राइमिंग, ये सब चीजें उसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो द कैनन इसमें क्या है, देखिए वैसे देखा जाए तो हमारे मॉडर्न राइटर्स जो हैं जिसमें आते हैं हेरोल्ड ब्लूम, ठीक है, और भी बहुत सारे पिलर्स हैं वेस्टर्न और डार्क रोमांटिसिज्म के। तो एक्चुअली जो एमिली डिकिंसन थी ये एक ब्रिज की तरह थी, एक ब्रिज की तरह इन्होंने काम किया है। जो मॉडर्न राइटर्स थे हमारे वॉल्ट विटमैन, जो सेंट्रल पिलर माने जाते हैं वेस्टर्न कैनन के, बाय क्रिटिक हेरोल्ड ब्लूम, जो कि क्रिटिक हेरोल्ड ब्लूम के थ्रू जो है क्रिटिसाइज किया गया था। शी सिंगल हैंडेड ब्रिज द गैप फ्रॉम डार्क रोमांटिसिज्म डायरेक्टली इनटू मॉडर्न। नहीं आ रहा। सिंह जो थी वो उनकी डेथ हो गई थी, तब उनकी सिस्टर लाविनिया डिकिंसन को एक लॉन्ग चेस्ट मिला जिसमें लगभग 1800 जो है हैंड स्टिच पोएम थी। तो उनको फेसिकस भी बोला गया है। उसमें जो है लाविनिया चाहती थी कि दुनिया उनकी सिस्टर की पोइट्री को पढ़े। तो सबसे पहले उन्होंने हेल्प मांगी किससे? सुजैन से। सुजैन गिलबर्ट, आपको याद होगा सुजैन गिलबर्ट कौन है? ऑस्टिन डिकिंसन की वाइफ है और प्लस जो है ये इनकी सिस्टर इन लॉ है। किनकी? एमिली डिकिंसन की सिस्टर इन लॉ को अप्रोच किया। लेकिन बाद में एडिटिंग और पब्लिशिंग का काम जो है मेबल लूमिस टॉड और डिकिंसन के जो करस्पॉन्डेंट एडिटर थे, याद होगा आपको, थॉमस वेंटवर्थ हैगिंसन को दिया। इन दोनों को जो है एडिटिंग का काम दे दिया कि वो एडिटिंग करवाएं और उसको पब्लिश करवाएं। यानी यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। टॉड और डिकिंसन फैमिली के बीच पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स और रेवलरीज की वजह से फैमिली फ्यूड स्टार्ट हो गया। मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग लोगों के पास चली गई और अर्ली एडिशन में पोएम्स को हेविली एडिट भी किया गया। पोएम जो है वो एक्चुअली ब्रेक हो गई, यानी इसकी उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो लॉस्ट हो गई। तो ये जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से पोएम को एडिट इस तरह किया गया कि उसमें बहुत सारे करेक्शन करने पड़े। उनके डैशेस को रिमूव किया गया और उनकी जो स्लैंग, जो भी राइमिंग थी उसको चेंज किया गया। साथ ही साथ जो है आपको याद होगा कि उनकी जो कैपिटलाइजेशन है उसको चेंज किया गया। तो यानी कि मल्टी जनरेशनल फ्यूड की वजह से रिजल्ट ये आया कि हैवीली सैनिटाइज एडिशन आया उसका। पंक्चुएशन को ऑल्टर किया गया, डैश को इरेज किया गया एंड द फिजिकल कलेक्शन इज फ्रैक्चर्ड। तो फिजिकल जो कलेक्शन था एक्चुअली वो फ्रैक्चर हो गया, उसको चोट पहुंची बुरी तरह। और इस वजह से 1890 से 1940 1890 से 1940 तक जो है डिकिंसन की पोएट्री फ्रेगमेंटेड और इनकम्प्लीट फॉर्म में पब्लिश होती रही। स्कॉलर्स इस लॉन्ग पीरियड को द वाइल्डरनेस कहते हैं। ठीक है, इस लॉन्ग पीरियड को बोलते हैं वाइल्डरनेस, ये नाम याद रखिएगा। फाइनली 1955 में अब ये जो है द रीयूनियन हुआ। इसमें क्या हुआ कि थॉमस एच जॉनसन जो थे, थॉमस एच जॉनसन नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया, कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन को पब्लिश किया। और ये किसमें आया? द पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन, इस नाम से जो है द पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन के नाम से उन्होंने पब्लिश करवाया। इस एडिशन में डिकिंसन की पोएम को ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं, ऑलमोस्ट ओरिजिनल फॉर्म में रीस्टोर किया गया, उनके डैशेस, कैपिटलाइजेशन और उनकी स्टाइल को उसके साथ। तो आई होप आपको पोस्टमस वॉर भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द प्रोटो मॉडर्निस्ट लेगेसी। अब सबसे पहले कैनन की बात कर लेते हैं। डिकिंसन को आज वेस्टर्न लिटरेचर का सेंट्रल पिलर माना जाता है, ऑफन अलोंगसाइड जो है वॉल्ट विटमैन के अलोंगसाइड। फेमस क्रिटिक हेरोल्ड ब्लूम ने भी उन्हें अमेरिकन पोएट्री की ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स में से एक कहा। उन्हीं उनकी जो फ्रेगमेंटेड स्टाइल, डैशेस और साइकोलॉजिकल डेप्थ ने लेटर मॉडर्निस्ट को एंटिसिपेट भी किया है। तो मतलब उन्होंने काफी हेल्प की है, एक ब्रिज गैप की तरह काम किया है जो बिल्कुल इक्वल रखा है जिनको वॉल्ट विटमैन के साथ। और ये किसने कहा है? हेरोल्ड ब्लूम ने कहा है। दूसरा ऐसा है कि म्यूजिक डिकिंसन की शॉर्ट लिरिकल पोएम कंपोजर्स को बहुत इंस्पायर करती रहती थी। अमेरिकन कंपोजर है एक एरोन एरोन कॉपलैंड एंड जॉन एडम्स, ये जो कंपोजर्स हैं उनकी पोएम्स पर फेमस सॉन्ग लिख चुके हैं, जिसमें से एक है साइकिल 12 पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन। उस सॉन्ग को इन्होंने कंपोज भी किया है। कंटेम्प्रेरी कंपोजर जो है उनके जॉन एडम्स ने भी अपने वर्क्स में डिकिंसन के टेक्स्ट को यूज किया है। मतलब जो उनका वर्क है वो इतना म्यूजिकल है कि उनके लिरिक्स को जो है उन्होंने अपनी फाउंडेशन बनाया है। ठीक है,
ये जिन कंपोजर्स की मैं बात कर रही हूँ, छोटे मोटे कंपोजर्स नहीं है, ये जो है अमेरिका के लेजेंडरी कंपोजर्स में से एक आते हैं, जिनका नाम है एरन कॉपलैंड एंड जॉन एडम्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा हमारा है पॉप कल्चर। फेमिनिस्ट पोएट जो थी एडने रिच, अच्छे से पता होगा आपको ये नाम फेमिनिज्म, और अगर आपको नहीं भी पता है तो फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं इनके बारे में आपको बहुत इलेबोरेट करूंगी। तो जो ये है एड्रिना रिच ने डिकिंसन को एक पावरफुल इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वॉइस के रूप में रीइंटरप्रेट किया है। मॉडर्न ऑडियंस का जो है, मॉडर्न ऑडियंस के लिए उनकी लाइफ को पॉपुलर बनाया है डिकिंसन एप्पल टीवी प्लस सीरीज में। इवन पॉप स्टार जो टायलर स्विफ्ट है, उन्होंने भी जो है डिकिंसन की पोएटिक स्टाइल को अपनी सॉन्ग राइटिंग में इंस्पायर किया। तो दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एडने रिच और टायलर स्विफ्ट ने जो है अपने इनकी जो पोएम की लाइंस हैं उनसे इंस्पायर होके सॉन्ग्स भी लिखे हैं, और एडने रिच ने टीवी सीरियल में जो है इसको यूज किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेगेसी क्या है इनकी प्रोटो मॉडर्निस्ट की। ये एक पॉइंटर थी, ऐसी पोएट जिसका इम्पैक्ट लिटरेचर से लेके म्यूजिक और पॉप कल्चर तक फील किया गया। राइट, नेक्स्ट द लास्ट स्लाइड, द मिथ मास्टर्ड। तो लास्ट लाइन में मैं आपसे यही बोलूंगी कि ऑल द मिथ अबाउट हर, द मिथ मास्टर्ड कि एमिली डिकिंसन डिड नॉट हाइड फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज शी वाज अफ्रेड ऑफ इट। वो वर्ल्ड से इसलिए नहीं छुप रही थी क्योंकि वो वर्ल्ड से डरती थी। शी एक्चुअली लॉक्ड हर डोर टू बिल्ड अ यूनिवर्स शी कुड कंप्लीटली कंट्रोल। उन्होंने अपना रूम लॉक किया जिससे कि वो एक नया यूनिवर्स जो है क्रिएट करें विद हर क्रिएटिविटी। आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटी, अ फेयर हाउस देन प्रूव्स। ये उनकी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई ड्वेल इन पॉसिबिलिटी अ फेयर हाउस देन प्रूव्स। तो उनकी पोएम्स में हम देखो कंक्लूड करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि डिकिंसन की लाइफ सिर्फ एक आइसोलेटेड और टिमिड पोएट के रूप में नहीं थी। रियलिटी थी कि वो इंटेलेक्चुअल, पावरफुल, इमोशनली इंटेंस और क्रिएटिव इंडिपेंडेंट पोएट थी। उनकी पोएट्री एक अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट की तरह है, जितना हम एक्सप्लोर करते हैं उतना ही नया मीनिंग हमें मिलता है। इसी वजह से एमिली डिकिंसन को अमेरिकन पोएट्री की मोस्ट इनोवेटिव वॉइस में काउंट किया जाता है। तो दिस वाज एनफ अबाउट एमिली डिकिंसन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। एट लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इफ यू डिड नॉट लाइक द चैनल, स्टिल डिड नॉट लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, तो डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब इट सो यू विल गेट द लेटर अपडेट्स एंड लेटर द वीडियो। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है इसमें कि मुझे चेंजेस करने चाहिए या फिर मुझे कोई वीडियो न्यू बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और गुड नाइट।